नमस्कार सभी को। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है रिसेंटली हुए अमेरिका और वेनेजुला के कॉन्फ्लिक्ट को। वेनेजुला साउदर्न अमेरिका में एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन करीबन 2 करोड़ 90 लाख है। स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये कंट्री काफ़ी काफ़ी आप कह सकते हैं पुअर है, इकोनॉमिकली कोलैप्स है, बहुत समय से सैंक्शन झेलती आ रही है। और रिसेंटली इन अमेरिका ने वेनेजुला की कैपिटल कैराकस पर काफ़ी भयंकर बमबारी करी है, बहुत ही हैवी और बहुत लंबी चली है। ये 3 जनवरी 2026 को हुआ है, बिल्कुल नए साल पर। और तो बेसिकली एक सवाल आता है कि यार अभी तक तो हम वॉर सुन रहे थे, रशिया यूक्रेन, इसराइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट, भारत और पाकिस्तान का भी हुआ था नो डाउट मई में, जिसमें भारत जीता था काफ़ी अच्छी तरीके से। ऑल्दो इंटरनेशनल नैरेटिव काफ़ी काफ़ी गलत डालने की कोशिश की थी, बट दैट इज़ अभी हम उस पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं। बेसिकली हम अपने इसी वेनेजुला अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट को रखेंगे। तो पर्पसली हुआ कैसे कि नए साल पे अमेरिका एक मोस्ट पावरफुल हाईली मिलिटरलाइज्ड कंट्री विद मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी वेनेजुला पर बमबारी करती है। मतलब अमेरिका कर रहा है किसी पर अटैक किसी भी कंट्री पर, वो भी उसकी कैपिटल पर, तो यानी कि कोई छोटी बात तो नहीं थी। तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। देखो वेनेजुला जो कंट्री है उस पर जैसे ही वॉर हुआ तो सब लोगों ने, मतलब उस पर जैसे एक्चुअली वॉर नहीं हुआ, वॉर होता है जब दूसरी कंट्री भी हमला करे। अभी वेनेजुला ने नहीं किया और मोस्ट प्रोबेबली वो अगर करेंगे भी तो दे कैन नॉट सर्वाइव ऑलमोस्टली विद इन 2 to 3 days में द गेम विल बी ओवर, बिकॉज अमेरिका के आगे यू कांट इमेजिन, वो भी वेनेजुला जैसा कंट्री जिस पर भी इतनी हाईली मिलिटराइज इक्विपमेंट नहीं है, जिसकी इकोनॉमी भी कोलैप्स्ड है। तो हुआ क्यों है इसके, मैं मानता हूँ दो बेसिक मेजर रीजंस हैं। ऑल्दो आपको हर प्लेटफॉर्म कहीं पर भी सब अपने देंगे, लेकिन बट मैं आपको बताऊंगा अपने, और मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंट है। देखो पहला जो है वो ये है रीज़न, जब से डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए थे, 47th प्रेसिडेंट बने थे, दूसरी बार बने थे, तो शुरुआत से ट्रंप बहुत एग्रेसिव थे अमेरिकन पॉलिसी को लेकर, अमेरिकन डिप्लोमेसी को लेकर। पहला उन्होंने जो उन्हें लगा था कि उनके बनते ही वो जो सिस्टम्स ला रहे हैं, जो रूल्स ला रहे हैं वर्ल्ड में, एक अलग लेवल की उनकी जो होगी, मतलब उनका एक कह सकते हो डर होगा। जैसा पहला था उनका टैरिफ वॉर सबसे पहला चाइना पर। उन्हें लगा चाइना गिड़गिड़ाएगा, शी जिनपिंग वुड बी, मतलब वो उनकी बात मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए। अगर अमेरिका ने किसी गुड पे 50% टैरिफ चाइना के लगाया तो चाइना ने भी उनके रेसिप्रोकली उतना ही टैरिफ लगा दिया, बल्कि एक कई चीज़ों में तो डबल लगा दिया। और जिससे एग्जैक्टली जो हुआ, मतलब अगर आप एग्जैक्ट फिगर्स देखोगे ना, तो बेसिकली आपको समझ आएगा कि अमेरिका को ही लॉस हुआ। चाइना अपना फिर भी खेलता गया इस गेम को टैरिफ वॉर में। अब बात करते हैं यूरोप की। अमेरिका ने बेसिकली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो बाद में, पहले यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ्स लगा डाले। उन्हें लगा यूरोपियन यूनियन बिल्कुल घुटने पर आ जाएगा अपने और कहेगा कि भाई नो, मतलब नेगोशिएट नहीं कर पाने की उसमें रहेगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने उल्टा किया, उन्होंने अलग कंट्रीज़ के साथ, अलग कॉन्टिनेंट्स में बिजनेस करना शुरू किया, ट्रेड, जैसे इंडिया के साथ किया। यानी कि एक टाइप से उन्होंने दिखा दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई अगर आप टैरिफ लगाओगे तो हम एक हद तक ही आपसे नेगोशिएट करेंगे, बट इफ़ यू वांट टू बिकम द मेन, अगर आपको सिर्फ दिखाना है कि जी मैं मेन हूँ, तो वी आर सॉरी, हम ऐसे अमेरिकन हेरिटेज को और अमेरिकन सुप्रमेसी को नहीं मानते हैं। और तीसरा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था ऑपरेशन सिंदूर मई में 2025, याद करिए, बेसिकली इंडिया की एक तरफा जीत थी। इंडिया ने अपने पूरा मिशन ऑपरेशन सिंदूर का अच्छे से कंप्लीट किया था, जो बेसिकली टेररिस्ट ठिकाने थे उन सबको जो था उन पर अटैक किया था, कई सारे टेररिस्ट को मारा था। और जब ये हुआ, जब इंडिया ने बंद किया, तो एकदम से ट्रंप कहने लगे कि भाई उन्होंने ये वॉर रुकवाया। मतलब दिस इज कॉल्ड एक अलग लेवल की हिपोक्रेसी, ठीक है। और वो हर जगह ये कहते रहे कि मैंने करा। देखो, और पाकिस्तान ने कहा इन्होंने करा थे। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जिस पर तो आप भरोसा ही नहीं कर सकते, पहली बात। तो दूसरी बात है, वो जिन्हें उन्हें जहाँ से भीख मिलती है वहाँ से लेते हैं। थोड़े समय बाद जब चाइना ने कहा नहीं भैया सीज फायर हमने, तो उन्होंने वहाँ कह दिया, ठीक है। और उनकी बात की वैल्यू नहीं थी। अमेरिका में ट्रंप भी चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी कहें कि हाँ भाई ट्रंप ने रिक्वायर, प्रधानमंत्री ने लोकसभा के पटल पर खड़े होकर अपने अलग अलग भाषणों में, चाहे देश में हो विदेश में हो, यही कहा कि ये जो युद्ध था भारत ने किया, सीज फायर किसी की भी वजह से भारत किसी के प्रेशर में नहीं आया, किसी के भी दबाव में नहीं आया। और जो उन्होंने जितना मिशन करना था किया। जब बंद किया उन्होंने तब किया जब उनका भारत का सारा महत्वपूर्ण चीज़ हो गई थी और भारत इसमें विजय हुआ था। भले भारत का ऑपोजिशन या ट्रंप या अलाना फलाना, आप इंटरनेशनली कोई भी कहे कि नहीं हमने किया, ये सब एक प्रोपेगेंडा है। भारत जीता था और पाकिस्तान एक तरफा हारा था, और हारा ही नहीं था, बुरी तरीके से कुट के हारा था, ठीक है। उसकी बहुत बुरी बेइज्जती हुई थी और वो बेइज्जती उनके लिए। दूसरा चौथा
वॉर की बात की जाए तो दूसरा ही है एक्चुअली, रशिया यूक्रेन। ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने से पहले कहा था 24 घंटे के अंदर मैं युद्ध रुकवा दूंगा। क्या हुआ? नहीं हुआ। पुतिन ने पहले ही कहा कि वॉर रुकेगा या नहीं ये वॉशिंगटन नहीं मॉस्को डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे, और आज तक वॉर चलता है। यूक्रेन, नो डाउट उनकी कंट्री तबाह हो गई। ट्रंप ने जेलेंस्की वहाँ के प्रेसिडेंट को बुलाकर बहुत बात करी कि ये कर दो, बट नथिंग कुछ कर पाए। इसराइल गाजा सेम, इसराइल ने कहा कि भैया हम जो है वो एक सोवरन कंट्री हैं और हमारे डिसीजंस अपने आप होंगे, हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। ट्रंप की एक तरफा आप समझ लीजिए काफ़ी बुरी हार हुई। अपने ही देश में उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं क्या ही नाम लूँ, उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया। और मतलब एक टाइप से अमेरिका को जो वो ला रहे थे 1 साल के अंदर, ट्रंप ने बहुत कुछ खो दिया। जो वो कह रहे थे कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसे में वेनेजुला आता है, जो बेसिकली आप कह सकते हो ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन, ईगो सब वहाँ निकल गया कि भैया मुझे अपने वोटर बेस को खुश करना है, क्योंकि अमेरिकन वोटर्स को भी खुश करना है, दिखाना है कि मैंने कुछ किया, 1 साल में कुछ नहीं किया, इससे आपकी इमेज ही गिरती है। और ट्रंप इज़ अ मैन जिसको अपनी इमेज की बहुत चिंता है। एंड नाउ कम्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर कई लोग मैं मानता हूँ सहमत है, जो हैं ठीक है, नहीं है वो अपने भी व्यूज़ बताएं कि नहीं इसलिए भी हुआ है। देखो पहला रीज़न जो है ना, वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, दैट इज़ ऑल अबाउट उनकी अपनी पॉलिटिकल थ्योरी और जो भी ईगो उनका निकला, गुस्सा आया। सेकंड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रंप ने कहा देखो भैया वेनेजुला में है निकोलस मदुरो डिक्टेटर, यानी कि तानाशाह। दूसरी बात है उन्होंने कहा कि देखो भैया वो एक ड्रग्स सप्लाई करता था वेनेजुला जानबूझ के अमेरिका में, जिससे यूथ काफ़ी परेशान था। इवन तो अमेरिका कहता 2010 से 2019 के बीच, और ये डेटेड है, मतलब इसको आप कह सकते हो सर्वेड है कि 80 लाख वेनेजुला के नागरिक इलीगली अमेरिका में घुसे। दैट इज़ अ बिग 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 स्ट्रेंथ। ये वो कहते हैं लीगल और इमिग्रेशन, ड्रग्स, इसके वजह से हमने वेनेजुला पर बमबारी करी है। पहली बात तो एक रीज़न है, अगर ड्रग्स से आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप उस रूट पर, आपकी नेवी बड़ी है, और वो तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात है, पैसिफिक हो, चाइना हो या फिर कहीं पर भी हो यार, अमेरिकन नेवी हर जगह रहती है। तो बेसिकली आप अपने ही कॉन्टिनेंट में नीचे अपनी नेवी नहीं भेज पा रहे हो। और दूसरी बात है, अगर आपके यहाँ शिपिंग के थ्रू ड्रग्स आ रही हैं तो आप शिप्स को टारगेट करोगे, आप उनके पोर्ट्स को टारगेट करोगे। अमेरिका ने पोर्ट्स और इधर उधर नहीं किया, उन्होंने वेनेजुला की किसी पोर्ट और किसी भी चीज़ को बमबारी कहीं ऐसे नहीं कर दी, किसी शहर में कर दी। दे हैव अटैक द कैपिटल एंड दैट इज कैराकस, वहाँ की कैराकस कैपिटल है वेनेजुला की, उस पर बमबारी करी है। तो दे हैव द प्लान टू डिस्ट्रॉय द कैपिटल वेयर द प्रेसिडेंट लिव्स, जहाँ से पूरा देश चलता है। और वेनेजुला जैसे देश, मैं फिर कह रहा हूँ इकोनॉमिकली काफ़ी काफ़ी पिछड़े हुए देश हैं, तो यहाँ कैपिटल में ही जो कुछ होता होता है, आपने उसे अटैक किया, आपने रूट को अटैक नहीं किया। 2 महीने पहले आपने अमेरिकन नेवी ने एक्चुअली में वेनेजुला को घेरना शुरू किया, तो आप घेरते और वो ड्रग्स हटाते। इलीगल इमिग्रेशन तो आप अपने कंट्री में जाके जो लॉज हैं उनके थ्रू निकाल दे, बट यू हैव अटैक द कैपिटल, और उसमें भी आप प्रेसिडेंट को वहाँ से ले गए कैप्चर करके। तो बेसिकली लोग इसे कह रहे हैं कि ये ड्रग्स किया, ट्रम्प कह रहा है ड्रग्स किया और डिक्टेटर है मदुरो इसलिए किया, बट गाइज दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं, चलो मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स किसके पास हैं, किस कंट्री के पास? आप कहोगे सऊदी अरेबिया हो सकता है, ईरान हो सकता है, इराक या गल्फ कंट्रीज, बट नहीं, सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुला के पास हैं। दे हैव $303 बिलियन, दे हैव $303 बिलियन बैरल्स। दूसरे पे सऊदी आता है विद 296 बिलियन बैरल ऑयल। तीसरे पे ईरान आता है विद 209 बिलियन बैरल ऑयल, और फिर इराक आता है 145 बिलियन बैरल ऑयल। और जहाँ पर ऑयल है यार वहाँ अमेरिका ना हुई तो वही बात हो गई ना कि किसी शादी में मिठाई ना हो। दैट वाज अ जोक, बट लेट्स गेट ऑन टू द मेन टॉपिक। जी हाँ जी, ये वॉर, या आप कह सकते हो ये वॉर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ वेनेजुला ऐसा नहीं है कि कल को वेनेजुला वॉशिंगटन में हमला कर देगा, नहीं, ये एक टाइप की मिलिट्री एग्रेशन है, एक आपने एक देश को इन्वेड किया है। ये ऑयल के लिए ही मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका ने किया है, बिकॉज वेनेजुला अपने ऑयल में जो इन्वेस्ट कर रहा था, चाइना वॉज इन्वेस्टिंग अ लॉट इन वेनेजुलाज ऑयल। इंडिया वॉज ऑल्सो सेम, इंडिया भी काफ़ी सारा ऑयल खरीद, 2010 से 2019 के बीच इंडिया ने एक भारी मात्रा में तेल खरीदा है वेनेजुला से। उसके बाद 25 में इंडिया वॉज कंटिन्यूइंग, बट तब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से नहीं खरीद पाए, ट्रेड रुक गई। और सिर्फ ऑयल ही नहीं, वेनेजुला पर बहुत सारे मिनरल रिजर्व्स भी पाए जाते हैं, जिसके लिए चाइना, इंडिया बोथ आर नाउ वांट टू इन्वेस्ट, एंड वेनेजुला विल अलाउ देम, बिकॉज उनके अलाउ से वेनेजुला को पैसा मिलेगा।
दैट इज़ द मेन रीज़न। ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज एंड रिच मिनरल एलिमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है आज के मार्केट में। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं वो किसी कंट्री को नॉर्मल से सुपर रिच और एक कॉन्टिनेंटल पावर बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसी के ऊपर बनाएंगे। तो दैट इज़ द रीज़न। और अमेरिका ने ये पहली बार नहीं किया ऑयल की वजह से। रिमेंबर 2003 इराक इन्वेड, इराक में जब अमेरिका घुसा उन्होंने कहा भैया तो न्यूक्लियर वेपन है, बायोकेमिकल्स हैं, बायो वेपन्स हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई खुद एजेंसीज, अमेरिकन एजेंसीज ने कहा कि एक भी वेपन नहीं था। और बेसिकली माना गया था कि अमेरिकन सोल्जर्स घुसे थे इराक के अंदर, इन्वेड किया था, बॉम्ब ब्लास्ट करे थे जिससे वो इराक के ऑयल को कैप्चर कर सके। बिकॉज इराक एट दैट टाइम वांटेड दैट ऑयल टू बी यूज्ड विद द यूनाइटेड स्टेट्स। वो नहीं चाहता था इन्वेस्ट करे। दैट इज़ द रीज़न। यू सी सऊदी अरेबिया, अमेरिका ने वहाँ के ऑयल को एक टाइप से आप समझ सकते हैं हाईजैक कर रखा है। दे इन्वेस्ट, दे निकालते हैं, सब कुछ उनकी कंपनीज करती है। बट वेनेजुला अमेरिका को ये नहीं करने देता था। वो इंडिया चाइना को तो बुला रहा था एंड दैट इज़ वॉट अमेरिका एग्रेसिव था। तो बेसिकली यही एक रीज़न है। फिलहाल प्रेसिडेंट जो वेनेजुला के हैं निकोलस मदुरो, उनको कैप्चर कर लिया गया है, उनका ट्रायल है, देखते हैं उनको क्या सज़ा मिलती है। जस्ट रिमेंबर 1989 में जॉर्ज बुश जब प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तब पनामा पर भी ऐसी कार्रवाई करी थी। और वहाँ के लीडर जनरल मैनुअल मोर्गी को भी ऐसे ही कैप्चर करके ले गए थे। 1990s में उन्होंने सरेंडर किया था और फिर 40 साल की सजा दी थी। फिर 2017 में जनरल मैनुअल की डेथ हो गई थी। दैट इज ऑल अमेरिका इज डूइंग नाउ इन वेनेजुला जस्ट फॉर द पर्सनल गेन। ये इंपॉर्टेंट है। और ये दो रीजंस माइट भी हर कोई सेटिस्फाई ना हो, बट जो होते हैं प्लीज कमेंट इन द बॉक्स बी सेटिस्फाइड। और जो नहीं होते, जो उनके अपने रीजंस हैं, डू कमेंट इन द बॉक्स। लेट्स मेक दिस अ प्रोडक्टिव चैनल जैसे हम नॉलेज करें, वर्ल्ड अफेयर्स को, पॉलिटिक्स को जाने क्या है और गुड डिस्कशन करें। तो मेरे ख्याल से ये रीज़न था। क्योंकि अगर अमेरिका सिर्फ डिक्टेटर की वजह से हमला करता तो यार नॉर्थ कोरिया पे भी तो करना चाहिए था। वहाँ तो ज़्यादा ऑपरेसिव डिक्टेटर है, बट अमेरिका ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज नॉर्थ कोरिया इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट और वहाँ कोई ऑयल नहीं है। तो जहाँ ऑयल है वहाँ अमेरिका चला जाता है, बहाने मारकर डिक्टेटर है। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो एक अच्छे लीडर हैं। नो, उनके टाइम में भी वेनेजुला कोई ऊपर तो नहीं बढ़ा है। बट येस, अमेरिका ने अटैक किया है तो इट्स अ बिग डील जो होता है। एंड इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि अपने पर्सनल गेन के लिए सुपर पावर्स कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स वाई आई ऑलवेज सेज कि एक कंट्री की प्रायोरिटी होनी चाहिए बेसिकली वो कितनी पावरफुल है। दैट इज़ व्हेन यू आर सेफ, अदरवाइज यू आर नॉट सेफ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑलमोस्टली 12-13 मिनट की ये वीडियो रही होगी, बट इफ़ यू फाइंड प्रोडक्टिव, अपने व्यूज़ डालिए। आप मेरी बात से कितना सहमत करते हैं, ठीक है, कितना आप लोग मानते हैं कि नहीं ये बात ठीक है, अपने व्यूज़ डालिए। एंड प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब, दैट इज़ मस्ट एंड दैट गिव्स अ गुड मोटिवेशन। जो इतने एंड तक आ चुके हैं, कई तो पहले ही हट गए होंगे, नो वरी, थैंक्स टू देम कि उन्होंने देखा। बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, शो सम लव on the channel, so I will make these videos for you good. Till then, see you. Namaskar.